हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का सबसे हॉट टॉपिक है। आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आप इस वीडियो को सभी को शेयर कर देना ताकि सभी लोग आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में अच्छे से समझ पाएं। देखिए, हमारे समाज में आरक्षण क्यों दिया गया और आरक्षण क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। हमारे समाज में कुछ वर्ग जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, वो हमारे समाज में मुख्य धारा से कट गए थे। क्यों कट गए थे हमारी समाज की मुख्य धारा से? क्योंकि उन्हें समानता और बराबरी का मौका नहीं मिला। जब उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिला, समानता का मौका नहीं मिला, तो उनका लेबल यहाँ रह गया, वो हमसे पीछे रह गए। और समाज में जो वर्ग जिन्हें समानता का, बराबरी का मौका मिला, वो उनका लेबल ऊपर हो गया, उनका स्तर समाज में ऊंचा हो गया। तो इस गैप को, जो आप गैप देख रहे हो, इस गैप को भरने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई कि ये लोग भी इनके बराबर आ सके, इनकी समानता में आकर खड़े हो सके, इनके बराबर प्रतिभागी हो सके, उस व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया? आरक्षण का नाम दिया। तो आरक्षण जो है, एक सकारात्मक सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, एक सकारात्मक नीति है, जिसके माध्यम से हम समाज में पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों को हमारी शिक्षा में, नौकरी में और हमारी राजनीति में विशेष अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वो भी इस गैप को भरने के लिए हमारे बराबरी में आकर खड़े हो सकें। ठीक है? तो आरक्षण को हम सकारात्मक और पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस लेवल पर है और जो इस लेवल पर है, हम इस लेवल वाले को नीचे नहीं ला रहे, बल्कि जो पीछे छूट गया है, हम उसे ऊपर ला रहे हैं। इसलिए हम इसे पॉजिटिव कह रहे हैं। इसलिए आरक्षण को मैं पॉजिटिव विचारधारा मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो ऊपर चला गया है, उसका पैर खींचकर या उसे समाज में नीचा दिखाकर उसे नीचा नहीं लाया जा रहा, बल्कि जो पीछे छूट गया है उसे इसके क्या लाया जा रहा है? बराबर लाया जा रहा है। इसलिए आरक्षण को मैं एक सकारात्मक, पॉजिटिव सोच मानता हूँ। अब आरक्षण जो है, हमारे संविधान में किसे मिला है, कब मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, कब तक मिलेगा और किन-किन अनुच्छेदों के तहत संविधान में आरक्षण को दिया गया है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, जो हमारा आरक्षण है, उस आरक्षण के सबसे पहले हम उद्देश्य समझते हैं कि आरक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो आरक्षण सबसे पहले समानता, सबसे पहले क्या है? समानता की बात करता है कि समाज में सब बराबर होने चाहिए और समाज में सभी को समानता दिलाना ही आरक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है। समाज में कोई भी गैर बराबरी के हिस्सादार ना हो, सभी को बराबरी का मौका मिले। दूसरा है भागीदारी या प्रतिनिधित्व। भागीदारी या प्रतिनिधित्व का मतलब है सभी को बराबर दर्जा मिलना, सभी को बराबर सीटें मिलना, कोई भी पीछे छूट ना पाए, सबकी भागीदारी क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहा गया है? प्रतिनिधित्व कहा गया है। यानी कि अगर 10 लोग राजनीति में जा रहे हैं, 10 लोग शिक्षा पा रहे हैं, 10 लोग नौकरी पा रहे हैं, तो उन नौकरी पाने वालों में, शिक्षा पाने वालों में, राजनीति में जाने वालों में समानता हो, सभी को बराबरी की भागीदारी मिले, सभी को बराबरी सीट मिले। उसे ही क्या कहा गया है? भागीदारी या प्रतिनिधित्व। तो आरक्षण का दूसरा उद्देश्य क्या है? भागीदारी को सुनिश्चित करना, सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देना। तीसरा है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है? कि हमारे समाज में जो अंतिम पायदान पर भी कोई भी व्यक्ति है, उस तक जो है विकास पहुंचना चाहिए। समावेशी विकास के तहत समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है, ताकि अंतिम पायदान पर भी व्यक्ति को विकास पहुंच सके। तो समावेशी विकास का मतलब हो गया सबका विकास, सभी के लिए विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल कुछ वर्गों को ही विकास में शामिल किया जा रहा है और कुछ वर्ग उससे वंचित हैं। सभी को विकास देने के उद्देश्य से जो विकास किया जाता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। आरक्षण के उद्देश्य क्या हो गए? समानता लाना, सभी में बराबरी लाना, सभी को भागीदारी का मौका देना, सभी का रिप्रेजेंटेशन होना, साथ ही सभी का विकास होना, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म और जाति से क्यों ना हो,
उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। तो समानता, भागीदारी और समावेशी विकास, ये हमारे आरक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे देश में आरक्षण की शुरुआत कब हुई। क्या आरक्षण संविधान लागू होने के बाद ही मिला या आरक्षण संविधान लागू होने से पहले भी था? तो इसका जवाब है, आरक्षण संविधान लागू होने से पहले भी हमारे देश में था। ठीक है, तो कब कब था, कैसे कैसे था, उसके क्या प्रावधान थे? देखिए, आरक्षण जो है सबसे पहले 1882 में हंटर आयोग आया था शिक्षा में सुधार के लिए। तो उस हंटर आयोग से जो इसके अध्यक्ष थे, हंटर आयोग में जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर, उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में आरक्षण देना चाहिए। साथ ही इस हंटर आयोग के सामने ज्योतिबा फूले ने भी अपनी मांग रखी, अपनी डिमांड रखी कि हमें हंटर आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हंटर आयोग के द्वारा हमें शिक्षा में, कहाँ पर, शिक्षा में आरक्षण की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद 1902 में कोल्हापुर रियासत में 50% आरक्षण दिया गया। कोल्हापुर रियासत के जो महाराजा थे छत्रपति शाहू जी महाराज, उन्होंने भारत में सबसे पहली बार ये व्यवस्था की कि 50% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में वहाँ के लोगों को दिया जाएगा। तो इन्हें आधुनिक भारत में आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। किसको? छत्रपति शाहू जी महाराज को। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो 1909 अंग्रेजों के द्वारा जो 1909, 1919, 1935 के भारत शासन अधिनियम लाए गए, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था थी। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजों के समय में संविधान लागू होने से पहले कब कब आरक्षण की बात की गई, तो 1882 में हंटर आयोग में, 1902 में कोल्हापुर रियासत में 50% आरक्षण की बात की गई, 1909, 1919, 1935 में भारत शासन अधिनियम में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान ने भी आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन कितने समय के लिए किया? 10 वर्ष के लिए किया। और ये कहा कि हमारी जो राजनेता हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स है, वो इस 10 वर्ष में ये जो गैप है इसको भरने का प्रयास करेगी। जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन्हें इनके बराबर में लाने का प्रयास करेगी। और जब ये दूरी, ये गैप खत्म हो जाएगा, इन्हें बराबरी का मौका मिल जाएगा, तो 10 वर्ष बाद अगर जरूरत ना हो तो हम आरक्षण को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये गैप आज भी बना हुआ है, ये गैप आज भी ऐसे ही है और ये समानता में अभी भी बराबरी में नहीं आए हैं। अब ये कमी किसकी हो सकती है? ये हमारी सरकारों की भी कमी हो सकती है, हमारे देश के लोगों की भी कमी हो सकती है कि हमने ऐसी सरकारों को चुना है जो इस गैप को भरने के प्रयास नहीं कर रहे और उन्होंने इस गैप को अपना वोट बैंक बना लिया है ताकि वो इनसे भी और इनसे भी, दोनों से वोट ले सकें और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर सकें। तो अगर कोई पूछे कि संविधान में आरक्षण दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था, लेकिन कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 10 वर्ष के लिए। तो अब तक फिर आरक्षण कैसे चला आ रहा है? तो संसद जो है हर 10 साल बाद इस आरक्षण को बढ़ा देती है। जैसे कि संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो आरक्षण कब तक, 10 वर्ष कब होंगे पूरे? 1960 में। 1960 में फिर बढ़ाया गया, कब तक? 1970 तक, फिर 1980 तक, फिर 1990 तक। ऐसे करते करते अब आरक्षण जो बढ़ चुका है वो बढ़ चुका है 2030 तक। कब तक बढ़ चुका है? 2030 तक। 1950 में जब 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया तो हमारी संसद ने कानून बनाकर संविधान संशोधन करके बार बार 1960 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और अब कहां तक? फिर 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020 और 2020 से 2030। तो फाइनली अब आरक्षण कब तक है? 2030 तक। और 2030 तक भी अगर ये गैप नहीं भरा तो फिर 2030 से 2040 तक फिर 10 साल के लिए संविधान संशोधन करके इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो 2020 से और 2030 तक जो आरक्षण को बढ़ाया गया है उसके लिए संविधान संशोधन हुआ है 104वां।
104 CAA संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2019 में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और ये कह दिया गया कि आरक्षण जो है अब 2020 से 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। जब 25 जनवरी 2030 को ये खत्म होने वाला होगा, अगर सरकार इसे बढ़ाना चाहेगी तो फिर से एक संविधान संशोधन करेगी और 25 जनवरी 2030 से उसे 10 साल के लिए आगे बढ़ा देगी। उसके बाद भारत में आरक्षण की बात करते हैं कि भारत में आरक्षण कितने क्षेत्रों में है। तो भारत में आरक्षण राजनीति में है, भारत में आरक्षण शिक्षा में है, भारत में आरक्षण नौकरी में है। यानी कि कितने क्षेत्रों में है? 3 क्षेत्रों में है। अब ये जो 3 क्षेत्र हैं, क्या इनमें शुरुआत से ही आरक्षण है? तो देखिए, राजनीति में जो आरक्षण है वो 26 जनवरी 1950 से यानी कि संविधान लागू होने के समय से ही है। लेकिन शिक्षा में आरक्षण जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब नहीं था। ये कब आया? ये आया पहले संविधान संशोधन 1951 से, यानी कि संविधान लागू होने के 1 साल बाद शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था हुई। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब शिक्षा में आरक्षण नहीं था। शिक्षा में आरक्षण 1 साल बाद दिया गया है। नौकरी में आरक्षण कब से था? नौकरी में आरक्षण 26 जनवरी 1950 से ही था। यानी कि हमारे संविधान ने राजनीति में और हमारे संविधान ने नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की थी। हमारे संविधान ने शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी। शिक्षा में आरक्षण कब दिया गया? 1951 में दिया गया, यानी कि 1 साल बाद। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भारत में आरक्षण कितनी जगह है? 3 जगह। पहली राजनीति, दूसरी शिक्षा, तीसरी नौकरी। राजनीति में शुरुआत से है 26 जनवरी 1950 से, शिक्षा में 1 साल बाद आया और नौकरी में 26 जनवरी 1950 से ही है। यानी कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से ही आरक्षण नौकरी में भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आरक्षण के स्तर जो राजनीति, शिक्षा और नौकरी में है, उनके कैसे कैसे प्रावधान है। तो आरक्षण जो राजनीति में है, किसमें? जो राजनीति में है वो 3 स्तर पर है। पहला स्तर है केंद्र स्तर यानी कि सेंट्रल लेवल पर। दूसरा स्तर है राज्य स्तर यानी कि स्टेट के लेवल पर। तीसरा स्तर है स्थानीय स्तर यानी कि लोकल स्तर पर। अब केंद्र स्तर मतलब मोदी सरकार के स्तर पर, मोदी जी के स्तर पर। राज्य स्तर मतलब योगी जी के स्तर पर। स्थानीय स्तर मतलब हमारे जो ग्राम प्रधान बनते हैं और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्तर। यानी कि हमारी ग्राम पंचायत गांव में और शहर में नगर पालिका, वो स्थानीय स्तर मानी जाती हैं। उससे ऊपर वाला स्तर कौन सा है? योगी जी वाला यानी कि स्टेट लेवल, राज्य स्तर। उससे भी ऊपर स्तर कौन सा है? मोदी जी वाला यानी कि केंद्र स्तर। तो इन तीनों स्तरों पर आरक्षण दिया गया है हमारी राजनीति में। अब बात करते हैं शिक्षा की। मैंने बताया शिक्षा में आरक्षण बाद में आया है। तो शिक्षा में आरक्षण है कहाँ? केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में है, यानी कि हायर एजुकेशन में है। हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद। किसके बाद? 12th के बाद। 12th करने के बाद। इसके बाद 12th करने के बाद, यानी कि जब आप 12वीं पास कर लेते हैं तब भारत में आपको शिक्षा में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। 12वीं क्लास तक आपको शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा। केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में है। कौन कौन से आर्टिकल इसका प्रावधान करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होगा? तो सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें आरक्षण के लिए, सरकारी जो कॉलेज होते हैं जो आरक्षण देते हैं उनके लिए प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 15(4) में। ठीक है, तो आर्टिकल 15(4) क्या कहता है कि हमारे देश में जो पिछड़े, जो दलित, जो शोषित लोग हैं उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में, सरकारी कॉलेजों में आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ये जो है 15(4) ये किसके तहत जोड़ा गया है? पहले संविधान संशोधन से। किससे? पहले संविधान संशोधन से। अब बात करते हैं 15(5) की। जो अनुच्छेद 15(5) है ये भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, लेकिन ये करता है प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। किस में करता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। ये 15(4) किस में करता है? ये करता है गवर्नमेंट संस्थान में। 15(5) किस में करता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। इसे जोड़ा गया
93 संविधान संशोधन से, 93वें संविधान संशोधन से। तो अब अगर आपसे कोई पूछे सरकारी संस्थानों में आरक्षण जो है शिक्षा में कौन से अनुच्छेद से है, तो 15(4) किसके तहत जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन से। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो संविधान में शिक्षा में आरक्षण है कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, 15(5) में। कौन से अनुच्छेद में है, 15(5) में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 93। ठीक है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी कि जो जनरल वर्ग में गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा में आरक्षण है, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से अनुच्छेद के तहत है, 15(6). इसे कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 103वें संविधान संशोधन से। अभी हाल ही में इसको जोड़ा गया है 2019 में। ठीक है। तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण आपको समझ में आ गया। जो सरकारी हैं उनके लिए 15(4), जो प्राइवेट है उनके लिए 15(5) और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 15(6). 15(4) पहले संविधान संशोधन से, 15(5) 93वें संविधान संशोधन से, 15(6) 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। उसके बाद करते हैं नौकरी में आरक्षण। नौकरी में आरक्षण मैंने आपको बता दिया कि पहले से ही था। कौन से अनुच्छेद के तहत, 16(4). और यह कहा गया था कि राज्यों को अगर लगता है कि सरकारी नौकरियों में भागीदारी दलित वर्ग की, पीड़ित वर्ग की, शोषित वर्ग की नहीं है तो आप उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b और 16(6) ये तीनों आर्टिकल बाद में जोड़े गए। 16(4)(a) जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन से, 16(4)(b) जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन से, 16(6) जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन से। अब 16(4)(a) में क्या है, 16(4)(a) में है प्रमोशन में आरक्षण। क्या है इसमें, प्रमोशन में आरक्षण। आपने नौकरी तो ले ली, लेकिन नौकरी लेने के बाद भी जो उच्च पद हैं, हायर पोस्ट हैं, वहां आपकी भागीदारी नहीं है तो आपको प्रमोशन करके वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको प्रमोशन में जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 16(4)(a) के तहत। उसके बाद 16(4)(b) जो है वो है बैकलॉग वैकेंसी के लिए। अब ये बैकलॉग वैकेंसी क्या है, मान लीजिए आप एससी के लिए 100 वैकेंसी निकली लेकिन भरी गई केवल 80, तो जो 20 वैकेंसी बची जो भरी नहीं गई हैं वो कहलाएंगी बैकलॉग वैकेंसी। और उन 20 वैकेंसी को अगली आने वाली जो वैकेंसी है उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो उसे ही कहा जाता है बैकलॉग वैकेंसी। वो कौन सा है, आर्टिकल 4(b). आर्टिकल 16(6) ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। जैसे 15(6) ईडब्ल्यूएस से है वैसे ही 16(6) किससे है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है नौकरी में वो किससे दिया गया है, 16(6) के माध्यम से। तो नौकरी में आरक्षण पहले से मौजूद था। ठीक है। और 16(4)(a) के तहत प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया, 16(4)(b) बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण दिया गया, और फिर 16(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। 16(4)(a) 77, 16(4)(b) 81 और 16(6) 103rd यानी कि 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये आरक्षण के स्तर हो गए। अब हम समझेंगे कि जो हमारी राजनीति है, इस राजनीति में केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो आरक्षण दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए, केंद्र स्तर पर जो आरक्षण दिया गया है राजनीति में, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। भाई केंद्र स्तर पर एक तो लोकसभा है और एक क्या है, राज्यसभा है। ऐसे ही राज्य स्तर पर क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक है। तो केंद्र स्तर पर राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। कहां आरक्षण है, लोकसभा में है। लोकसभा में आरक्षण है। किस किस को है, एससी एसटी को है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 330। कितना आरक्षण है, जितनी जिसकी जनसंख्या जिस राज्य में उतना ही उसे वहां पर क्या होगा, आरक्षण होगा। क्या लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण है, नहीं है। जनरल को आरक्षण है, नहीं है। महिला को आरक्षण है, हाँ है। लेकिन कब से है, 2023 से में संविधान संशोधन किया है और ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी ये लागू
होगा। संविधान संशोधन हो चुका है, कौन सा? 106। और जब ये संविधान संशोधन लागू हो जाएगा तो हमारी लोकसभा में 1/3 1/3 आरक्षण किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा राज्यसभा में आरक्षण है? नहीं है। लोकसभा में है। एससी और एसटी को है। कौन से अनुच्छेद कहता है? 330। कितना आरक्षण होगा? जितनी जिसकी जनसंख्या, एससी की जितनी जनसंख्या जिस राज्य में होगी उतना ही उसे आरक्षण मिलेगा। एसटी की जनसंख्या जिस राज्य में जितनी होगी उतना ही उसे आरक्षण मिलेगा। यानी कि एससी एसटी को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण है ही नहीं, जनरल को भी नहीं है, महिला को 1/3 दिया जाएगा जब 106 संविधान संशोधन क्या होगा? लागू होगा। केंद्र स्तर हो गया। अब देखते हैं राज्य स्तर पर। जो हमारे राज्य हैं, मैंने बताया वहां विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। विधानसभा और विधान परिषद होगी। विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। विधानसभा में आरक्षण है, हाँ है। किसकी तरह है? बिल्कुल लोकसभा की तरह है, केवल आर्टिकल इसका अलग है। आर्टिकल वहां था 330, यहां आर्टिकल है 332। कौन सा आर्टिकल है? 332। एससी एसटी को आरक्षण वही जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण है? नहीं है। जनरल को आरक्षण है? नहीं है। महिला को विधानसभा में आरक्षण है? हाँ है, दिया गया है 106वें संविधान संशोधन 2023 से। कितना दिया गया है? 1/3 दिया गया है। ठीक है। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है इसके लिए? 332A। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 332A। और ये भी अभी लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तब 1/3 आरक्षण मिल जाएगा। उसके बाद केंद्र स्तर हो गया हमारा, राज्य स्तर हो गया। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर में आरक्षण, मैंने बताया स्थानीय स्तर का मतलब है हमारी ग्राम पंचायतें। स्थानीय स्तर का मतलब है हमारी नगर पालिकाएं। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका में क्या जब संविधान लागू हुआ था तभी से आरक्षण था? नहीं था। ग्राम पंचायत और नगर पालिका में जो आरक्षण आया है वो 1992 में आया है। कब आया है? 1992 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हमारे स्थानीय स्तर पर आरक्षण दिया गया है। स्थानीय स्तर का मतलब मैंने क्या बता दिया? पंचायत। क्या बता दिया? पंचायत और नगर पालिका। और नगर पालिका। और क्या है? नगर पालिका। तो यहां पर एससी को आरक्षण है? हाँ है। एसटी को आरक्षण है? हाँ है। ओबीसी को आरक्षण है भी और नहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि विधानमंडल पर निर्भर करेगा, सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो जिस राज्य में विधानमंडल कानून बना देगा कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा तो वहां दे सकते हैं, और अगर वो कानून नहीं बनाएगा तो वहां पर प्रावधान नहीं करेगा तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए राज्य में किस पर छोड़ दिया? विधानमंडल पर छोड़ दिया, सरकार पर छोड़ दिया। सरकार विधानमंडल में कानून पेश करके ओबीसी को आरक्षण दे भी सकती है और नहीं भी। जिसे देना होगा वो देगा, जिस राज्य को नहीं देना होगा वो नहीं देगा। महिलाओं को आरक्षण है? हाँ है। कितना है? 1/3 है। कितना है? 1/3। ठीक है। अब एससी और एसटी को कितना है? वही जनसंख्या के अनुपात में, जहां जिसकी जनसंख्या जितनी वहां उसको आरक्षण उतना। लेकिन महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया कितना? 1/3। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में आरक्षण का बंटवारा, यानी कि हमारे देश में किसको कितना आरक्षण दिया जाता है, वो ही है आरक्षण का बंटवारा। तो देखिए हमारे देश में जनरल ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो जनरल के कमजोर घर के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उन्हें कितना आरक्षण दिया जाएगा? 10%। कितना दिया जाएगा? 10%। जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उन्हें कितना दिया जाएगा? 27%। जो एससी हैं उन्हें कितना दिया जाएगा? 15%। जो एसटी हैं उन्हें कितना दिया जाएगा? 7.5%। तो टोटल आरक्षण कितना हो गया? 59.5%। और ये है कितने में से? 100 में से, 100% में से। तो 100% में से वर्तमान समय में हमारे देश में कितना आरक्षण लागू है? 59.5%। इसमें जनरल यानी कि ईडब्ल्यूएस है 10%,
ओबीसी है 27%, एससी 15, एसटी 7.5 और टोटल हो गया 59.5। तो आपको आरक्षण से संबंधित ये सभी जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को सभी को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।